Hello everyone, welcome to Devradi Pathshala. Today topic of discussion is potency of stem cell. Okay, आज हम potency of stem cell पढ़ेंगे. जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, मैं रिकमेंड करूंगी कि आप पहले मेरा पार्ट 1 देखें, तब ये पार्ट 2 देखें, राइट? और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट होगा जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं CSIR, गेट, ICMR, DBT, JRF की, साथ ही साथ MSc एंड BSc स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है. So let's proceed. So guys, अभी तक हमने पढ़ा था स्टेम सेल के बारे में. मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि क्या होते हैं स्टेम सेल्स, कौन कौन से टाइप से वो डिवीजन करते हैं, राइट? और क्या स्टेम सेल नीश होता है, ये सब हम पढ़ चुके थे. हमने पोटेंसी के बारे में भी थोड़े बहुत पढ़ा था कि स्टेम सेल की पोटेंसी क्या होती है, स्टेम सेल की पावर, जो एबिलिटी होती है उसकी, राइट? तो उसे हम स्टेम सेल पोटेंसी बोलते थे, राइट? और कल मैंने आप लोगों को यहाँ तक बता दिया था, और 4 डिफरेंट टाइप की मैंने सेल की पोटेंसी बताती थी. स्टेम सेल्स की पोटेंसी टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट, मल्टीपोटेंट एंड यूनिपोटेंट. आज हम इन चारों को डिटेल में पढ़ेंगे, राइट? सो हम सबसे फर्स्ट टाइप की बात करेंगे, टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स. सो टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होता है? अ स्टेम सेल कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑल द टाइप ऑफ cells of a lineage is said to be totipotent. टोटीपोटेंट स्टेम सेल्स क्या हो गए? ऐसे स्टेम सेल्स जो कि पूरा लीनिएज बना सके, यानी पूरा एक ऑर्गेनिज्म को बना सके, ठीक है? पूरा एक ऑर्गेनिज्म डेवलप कर सके, उनको हम टोटीपोटेंट बोलते हैं, ठीक है? इसको याद करने का इजी तरीका है, टोटी का मतलब टोटल, यानी टोटल जितनी भी सेल है. मतलब आप एक सेल लोगे ना तो ये पूरा बॉडी बना देगा. लाइक जाइगोट, हमारा ह्यूमन में क्या होता है, जाइगोट होता है जो कि पूरा बॉडी फॉर्म करता है, राइट? सो वो क्या हो गया, टोटीपोटेंट हो गया, जो कि पूरा बॉडी बना रहा है, ठीक है? कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर दे रहा है, राइट? इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? इन ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, ईच इंडिविजुअल सेल इज टोटीपोटेंट. हाइड्रा के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा कि हाइड्रा को जितने भी पीसेस में आप डिवाइड करोगे, जितने भी पीसेस में डिवाइड करोगे, हर एक सेल क्या होता है, टोटीपोटेंट होता है. मतलब अगर तुम हाइड्रा को जितने भी, ये यहाँ पर डायग्राम दिखा रखा है, ये हाइड्रा को जितने पीसेस में, जितने अलग अलग सेल्स में डिवाइड करोगे, उसका हर एक सेल टोटीपोटेंट है. यानी कि वो हर एक सेल क्या कर सकता है, पूरा कंप्लीट हाइड्रा बना सकता है, ठीक है? क्या बना सकता है? कंप्लीट हाइड्रा, ठीक है? सो जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाए उन्हें हम टोटीपोटेंट सेल्स बोलते हैं, राइट? मैमल्स के केस में क्या होता है, हमारे केसेस में देखो, इन मैमल्स ओनली द फर्टिलाइज्ड एग फर्स्ट 4 to 8 cells are totipotent, which means that they can generate both embryonic lineage that form body and germ cell and the extra embryonic lineages that form the placenta, amnion and yolk sac, ठीक है? मैमल्स में क्या होता है, फर्टिलाइज्ड एग यानी जो जाइगोट है प्लस 4 to 8 सेल स्टेज तक हमारा सेल क्या होता है, टोटीपोटेंट होता है, ठीक है? 4 to 8 सेल्स तक हमारी एम्ब्रायो क्या होती है, टोटीपोटेंट होती है. यानी कि इसका क्या मतलब हो गया, जैसे हमने 4 सेल स्टेज में आया हमारा एम्ब्रायो, राइट? तो अगर हम इन 4 सेल्स को अलग अलग करेंगे ना, तो ये हर एक सेल जो है कंप्लीट इंडिविजुअल बनाएगा. ये सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ठीक है? ये भी सेल कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाएगा, ये भी. और विद किसके साथ, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का मतलब है प्लासेंटा भी बनाएगा. ऐसा नहीं कि सिर्फ एम्ब्रायो बना रहा है, एम्ब्रायो के साथ साथ ये क्या बनाएगा, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लीनिएज, जिसे हम प्लासेंटा बोलते हैं, जिससे कि बेबी को खाना मिलता है मदर से, राइट? प्लासेंटा, यॉर्क सैक, अम्नियन सब पूरा कंप्लीट डेवलपमेंट करेगा, राइट? आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है? नेक्स्ट बात करते हैं हमारा प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल. प्लूरीपोटेंट का मतलब क्या हो गया, प्लूरी का मतलब होता है मैनी, जो कि काफी सारे जो है सेल्स बना सकते हैं, ठीक है? इसके बारे में पढ़ते हैं. Shortly after the 8 cell stage, the mammalian embryo develops an outer layer which becomes fetal portion of the placenta and the inner mass cell that generate the embryo, right? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, 4 to 8 सेल स्टेज में मैमल्स की क्या था, टोटीपोटेंट सेल थे, राइट? बट आफ्टर 8 सेल स्टेज क्या होता है कि मैमल्स के एम्ब्रायो में क्या होता है, एक आउटर लेयर डेवलप होना शुरू हो जाती है, ठीक है? और जो कि बाद में जाके क्या बनाता है, प्लासेंटा बनाता है, ठीक है? और एक अंदर से अलग सेल बनने लग जाती है जो कि एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करता है, यानी पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करता है, ठीक है? The cells of the inner cell mass are thus said to be pluripotent or capable of producing all the cells of the embryo. तो pluripotent cells क्या हो गए, वो सेल्स जो कि क्या बना सके,
इम्ब्रायो के पूरे सेल्स बना सके, यानी पूरा इम्ब्रायो के सेल्स बना सके, ठीक है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म मिला के, यानी पूरी बॉडी बना सके, लेकिन पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बना सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को फॉर्म नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये प्लासेंटा फॉर्म नहीं कर सकता है, ठीक है। प्लासेंटा जो है वो हट चुका है। आफ्टर 8 सेल स्टेज आउटर लेयर जो है वो अलग हो चुकी है और इनर लेयर जो हमारी होती है वो इम्ब्रायो बनाती है, ठीक है, लाइक ऐसे, जैसे इस फिगर में आपको दे रखा है, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है इनर सेल मास, ये इनर सेल मास है और ये आउटर से लेयर से एक सेल आ गई ना, तो जो ये आउटर वाली सेल है ना, तो ये बनाएगी प्लासेंटा, प्लासेंटा बनाएगी। और जो ये अंदर वाली सेल है इसे हम क्या बोल रहे हैं? इनर सेल मास। ये क्या है? प्लूरिपोटेंट है। ये क्या बनाएगी? पूरा कंप्लीट एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कराएगी, ठीक है। The pluripotent stem cells have ability to become all the cell types of the embryo except trophoblast. So इस outer layer को हम क्या बोलते हैं? Trophoblast, जो कि बाद में जाके प्लेसेंटा बनाता है, ठीक है। तो यानी कि जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल हम उनको बोलेंगे कि जो कि पूरा एम्ब्रायो तो कंप्लीट बनाएगा, लेकिन क्या नहीं बना सकता है? ट्रोफोब्लास्ट नहीं बना सकता है, जो कि आउटर लेयर है, जो कि बाद में जाके क्या बनाएगा? हमारा प्लेसेंटा बनाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? इनर सेल मास, ICM जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स का एग्जांपल हो गया ICM, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स। मल्टीपोटेंट का मतलब क्या हो गया? मल्टी मतलब हो गया सेवरल, राइट। द स्टेम सेल्स विच फंक्शंस टू जनरेट सेल टाइप्स विथ रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिसिटी फॉर द टिश्यू इन विच दे रिसाइड, ठीक है। अब क्या हो गया? मल्टीपोटेंट आ गया ना, अब ये कुछ ही स्पेसिफिक लीनिएज की टिश्यू बना पाएगा, अभी कंप्लीट एम्ब्रायो नहीं बना पाएगा, राइट। अभी तक हमने देखा था प्लूरिपोटेंट में पूरा एम्ब्रायो बन रहा था, टोटीपोटेंट में पूरा ऑर्गेनिज्म बन रहा था, लेकिन मल्टीपोटेंट में क्या होगा? ये रिस्ट्रिक्टेड स्पेसिफिसिटी होगी, यानी कोई स्पेसिफिक लीनिएज के ही ये बनाएगा, यानी एंडोडर्म बना रहा होगा तो एंडोडर्म बनाएगा पूरा, ठीक है। फिर ये मेसोडर्म नहीं बना पाएगा। मेसोडर्म हमने बॉडी के 3 पार्ट्स में बनती है ना हमारी बॉडी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो अगर सेल एंडोडर्म बना रहा है तो वो एंडोडर्म ही बना पाएगा, वो फिर मेसोडर्म नहीं बना पाएगा या एक्टोडर्म नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपोटेंट। From the embryonic gut to the adult small intestine or from the neural tube to the adult brain, multipotent stem cells play a critical role in fueling organogenesis in the embryo and regeneration of the adult tissue. So, multipotent stem cell किसमें critical role play करता है? Organogenesis में। Organogenesis का मतलब क्या हो गया? Organ के formation में, right? So, embryo में जब organ का formation हो रहा होता है ना, तो हमें पता है कि mesoderm के से अलग ऑर्गन निकलते हैं, एक्टोडर्म से अलग निकलते हैं, ठीक है, और एंडोडर्म से अलग निकलते हैं। एंडोडर्म में हमारा गट वगैरह बनता है, एक्टोडर्म में हमारा न्यूरल ब्रेन बनता है और साथ ही साथ स्किन बनता है, ठीक है, और मेसोडर्म में ब्लड सेल्स वगैरह ये सब चीजें बनती है, ठीक है। तो ये लीनिएज क्या है? ये एक टाइप का मल्टीपोटेंट है, ये दूसरे टाइप का मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, ये तीसरे टाइप का मल्टीपोटेंट स्टेम सेल है, ठीक है। ऐसे करके आप देख सकते हो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, ठीक है। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल इसका एग्जाम्पल है। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल क्या करता है? जितने भी ब्लड सेल्स है उनका फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो फंक्शंस टू जनरेट ऑल द सेल्स ऑफ द ब्लड, यानी कि RBC, WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, और क्या हो गए? हमारे इम्यून सेल्स हो गए, ठीक है, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, ठीक है, लिम्फोसाइट, जो भी हो गए, मतलब जितने भी ब्लड में हमारे वैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का फॉर्मेशन करेगा कौन? हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स। ये क्या बनाएगा? मेसेनकाइम यानी मेसोडर्म, आप समझ लो, ये पूरा मेसोडर्म बनाएगा। कैन फॉर्म बोन, कार्टिलेज, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब ये क्या बनाएगा? फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इनके एग्जांपल्स याद रखना, जितने भी अभी तक मैंने एग्जांपल बताए हैं आपको, ये एक एग्जाम्पल हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, तो आप इनको प्लीज ध्यान रखना, प्लीज नोट डाउन करके रखना, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आ गया हमारा यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स। यूनिपोटेंट मतलब क्या हो गया? सिंगल। यूनि का मतलब क्या हो गया? सिंगल। सिंगल से आप याद रख सकते हो। So stem cells which functions in the organism to generate only one type is known as unipotent stem cells. ऐसे स्टेम सेल्स जो कि बस एक ही टाइप का सेल बना पाए उन्हें हम यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल
देखो स्पर्मेटोगोनिया है जो क्या बना सकता है, सिर्फ स्पर्म बना सकता है, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया के सेल्स होती हैं, तो ये सिर्फ क्या बनाएंगी, ये सिर्फ स्पर्म बनाएंगी, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं बना पाएंगी, कुछ भी नहीं, ओनली स्पर्म बना सकती हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गए, यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स, ठीक है, जो कि एक ही टाइप का सेल बना पाएगी, उसके अलावा कुछ नहीं। जैसे अभी तक हम मल्टीपोटेंट में पढ़ रहे थे कि मेसोडर्म के सारे सेल्स बना रहे थे, जैसे मेसोडर्म के सारे सेल बना रहे थे, ठीक है, और ब्लड हो गया, बोन हो गया, देख रहे थे ना, बोन, कार्टिलेज वगैरह सब बना रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये सब नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक ही टाइप का सेल बन रहा है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे मैं आपके लिए सेल पोटेंसी का पूरा चार्ट लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। आप ये फिगर देखते ही आपको पता चल जाएगी क्या टोटीपोटेंट होते हैं, क्या प्लूरीपोटेंट होते हैं, क्या मल्टीपोटेंट, क्या यूनिपोटेंट होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहा है कि oocyte और स्पर्म जब फर्टिलाइज हुए तो क्या बना, जाइगोट बना। जाइगोट में क्या क्या कर सकता है, पूरे ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है, तो वो क्या हो गया, हमारा टोटीपोटेंट सेल हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट 4 to 8 सेल तक हमने पढ़ा था मैमल में क्या होता है, टोटीपोटेंट सेल होता है जो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, इनर सेल मास अलग हो गया और बाहर का ट्रोफोब्लास्ट जो आउटर लेयर है वो अलग हो गई। तो अब जब बिना ट्रोफोब्लास्ट के अगर हम देखा जाए तो सिर्फ एम्ब्रायो का फॉर्मेशन करेगा, वो कौन होगा, प्लूरीपोटेंट सेल होगा। ये क्या होगा, इनर सेल मास, आईसीएम हमने पढ़ा था, इनर सेल मास, जिससे क्या बनता है, सिर्फ एम्ब्रायो बनेगा, पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनेगा, ठीक है। तो वो प्लूरीपोटेंट सेल हो गए, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्टेड हो रहा है ना, यहाँ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन रहा था, तो यहाँ पे आके क्या हो गया, ये थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो गया। फिर नेक्स्ट करते हैं मल्टीपोटेंट में। मल्टीपोटेंट में क्या आता है, फिर हम सेल को, ऑर्गेनिज्म को एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 तरह की लेयर बनती है हमारी एम्ब्रायो में, ठीक है। एक्टोडर्म हमारा न्यूरॉन, ब्रेन और एपिथेलियल सेल्स बनाती है, मेसोडर्म हमारा ब्लड सेल्स बनाती है, ठीक है, और एंडोडर्म हमारा गट्स, लीवर सेल ये सब बनाती है, पेनक्रियाज, ठीक है। तो अब मल्टीपोटेंट में क्या होगा, एक ही लीनिएज में जाएगा। प्लूरीपोटेंट सेल ये तीनों बना सकती है, जो प्लूरीपोटेंट, अगर हम स्टेम सेल्स बोलेंगे ना प्लूरीपोटेंट, तो वो ये तीनों बना सकती है। लेकिन मल्टीपोटेंट की अगर हम बात करेंगे तो वो सिर्फ इनमें से कोई एक बनाएगी, या तो ये बनाएगी, या तो इसकी मल्टीपोटेंट होगी, या मेसोडर्म की मल्टीपोटेंट होगी, या फिर एक्टोडर्म की मल्टीपोटेंट होगी, ठीक है। तो इन तीनों में से किसी एक की मल्टीपोटेंट सेल्स जो है वो कंप्लीट लीनिएज बनाएगी, इसका ये कंप्लीट लीनिएज बनाएगी, लीवर सेल भी बनाएगी, पेनक्रियास सेल भी बनाएगी, ठीक है। और अगर इसकी टोटीपोटेंट होगी तो पूरे कंप्लीट जितने भी सेल्स है, ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, वो सारी सेल्स बनाएंगी ब्लड के, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद यूनिपोटेंट आता है। यूनिपोटेंट में क्या होता है, सिर्फ एक ही टाइप की सेल्स बनती है, जैसे हमने पढ़ा था स्पर्मेटोगोनिया से क्या बनता है, सिर्फ स्पर्म बनता है, तो उसके अलावा और वो कुछ भी नहीं बना सकते। यूनि का मतलब हो गया सिंगल। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आए तो क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया स्टेम सेल्स की। तो ये भी स्टेम सेल है, ये भी स्टेम सेल है, चारों तो ये स्टेम सेल है, लेकिन इनकी क्या है, प्रॉपर्टी, पोटेंसी अलग अलग है, ठीक है। तो इसीलिए हमने इनके सेल पोटेंसी बोला। इसमें कितनी पोटेंसी, इसमें ज्यादा पोटेंसी क्योंकि इसने पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना लिया। फिर इसमें थोड़ा कम हो गई प्लूरीपोटेंट में, फिर मल्टीपोटेंट में उससे कम, और यूनिपोटेंट में सबसे कम, ठीक है। तो ये उनकी क्या हो गई, पोटेंसी हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्लूरीपोटेंट सेल्स इन द एम्ब्रायो। अब हम एम्ब्रायो की प्लूरीपोटेंट स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं। So the pluripotent stem cells of the mammalian inner cell mass are one of the most steady type of the stem cell। तो सबसे ज्यादा हम जब प्लूरीपोटेंट सेल की हम बात करते हैं तो उसमें से हम ICM को मेनली कंसिडर करते हैं और उसी को हम पढ़ते हैं, ठीक है, मोस्टली। द ICM प्रोड्यूस्ड एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, जिसे हम ESC बोलते हैं, ठीक है, which retain pluripotency and similarly can generate all the cell type of the body। तो ICM हमारा क्या बनाता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स बनाता है, ठीक है, ये बात को ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो ICM क्या करता है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स को बनाता है, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल को हम कहाँ से डिराइव करते हैं, ICM से डिराइव करते हैं। ICM क्या है, हमारा इनर सेल मास, ठीक है, जो हमने अभी आपको डायग्राम के थ्रू बताया था कि ये अंदर की जो सेल्स होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनर सेल मास, और बाहर की जो होती है वो ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, इस टाइप से मैंने अभी आपको बताया था।
नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ प्रमोटिंग प्लूरिपोटेंसी ऑफ आईसीएम सेल्स। अब ये बताओ कि इनमें ऐसा क्या होता है, इनके पास ऐसा क्या होता है कि जो ये पूरा एम्ब्रायो बना सकते हैं इस आईसीएम। कौन सी मैकेनिज्म इनको प्रमोट करती है कि ये पूरा आईसीएम यानी पूरा एम्ब्रायो बना सकती है आईसीएम, ठीक है। सो वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ते हैं। So essential to the transient pluripotency of the ICM is expression of transcription factor OCT43 nano और SOX2। क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये नोट कर लेना, ये पूछा भी जा चुका है और पूछा भी जाएगा फ्यूचर में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है ये कि जो प्लूरिपोटेंसी आईसीएम की वो कौन करता है, उसमें क्या एक्सप्रेशन होता है, तो उसमें कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सप्रेस होते हैं। वो कौन होते हैं, OCT43 नैनो SOX2। अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर वो होते हैं जब हमारा डीएनए होता है ना, ये डीएनए माना हमारा, ठीक है, ये हमारा कोई जीन है, ठीक है, और इस यहाँ पे प्रमोटर में इसको कुछ एक्टिवेटर चाहिए, तो वो कौन होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या बोलते हैं, ये जीन के एक्सप्रेशन कराने में हेल्प करते हैं हमारे, ठीक है। ये आप लोग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ते हो, आई होप आप लोगों को पता हो, जिनको ना पता हो मैंने थोड़ा सा बता दिया है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक अगर आप आईसीएम देखोगे ना, तो आईसीएम में कौन से जीन का एक्सप्रेशन होगा, कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का एक्सप्रेशन होगा, वो होगा OCT43 नैनो और SOX2। ये जो है इनकी क्वालिटी है, इन्हीं वजह से ये इनको आईसीएम बोल रहे हैं, ये इनको प्लूरिपोटेंट बोल रहे हैं। इनकी प्लूरिपोटेंसी कौन मेंटेन कर रहा है, ये 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। These 3 regulatory transcription factors are necessary to maintain the uncommitted stem cells like state and functional pluripotency of the ICM, enabling ICM cell to give rise to the epiblast and all associated derived cell type, ठीक है। So ये 3 regulatory transcription factor क्यों जरूरी है, ताकि वो pluripotency of ICM को maintain कर सके और साथ ही साथ ICM को क्या बना सके, बाद में epiblast बना सके और जितने भी सेल है उससे डिराइव होते हैं उनको डिराइव कर सके, ठीक है। क्योंकि हमारा आईसीएम से ही पूरा एम्ब्रायो बनता है, यानी पूरा एम्ब्रायो यानी हार्ट, ब्रेन, बॉडी का जितना भी हमारा बॉडी के जितने भी ऑर्गन है ना, वो सब हमारा आईसीएम से बनता है, ठीक है। ट्रोफोब्लास्ट से हमारा सिर्फ प्लेसेंटा बनता है, बाहर का प्लेसेंटा बनता है जिससे हमें मदर से खाना मिलता है, ठीक है। लेकिन जो हमारा आईसीएम होता है उससे हमारा पूरे ऑर्गन उससे डेवलप होते हैं। तो उस स्टेम सेल में इतनी एबिलिटी, ये प्लूरिपोटेंसी किसने मेंटेन कर रखी है, तो इन 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स ने मेंटेन कर रखी है, और तब जाके ये बनाता है एपिब्लास्ट। एपिब्लास्ट क्या होता है, ये जब आईसीएम डेवलप करता है ना क्लस्टर ऑफ सेल्स को, यानी बहुत सारे सेल्स में जब क्लस्टर के ग्रुप में जब ये सेल्स डेवलप होते हैं तो उन्हें हम एपिब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नाउ हम पढ़ेंगे इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये मैं आपको इसके साथ ही पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स क्या होती है और एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स क्या होती हैं। अभी तक हमने एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ा कि एम्ब्रायोनिक स्टेम सेल्स क्या है, हमारी आईसीएम से डिराइव होती है, और उन आईसीएम की प्लूरिपोटेंसी को कौन मेंटेन कर रहा है, कौन उन्हें प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बना के रख रहा है, वो हमारे 3 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के बारे में हमने अभी पढ़ा, राइट। अब मैं ये इसीलिए पढ़ा रही हूँ ताकि बच्चों को कंफ्यूजन ना हो। कई बार बच्चे इसको और इसको एकदम मिक्स कर देते हैं और यहाँ पे अलग फैक्टर होते हैं और वहाँ पे अलग फैक्टर होते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। जैसे हमारा यहाँ पे फैक्टर थे OCT43 नैनो और SOX2, ठीक है, और यहाँ पे इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स में हमारे OCT34 तो रहेगा, SOX2 भी रहेगा, लेकिन नैनो की जगह KLF4 और MYC आ जाएगा, ठीक है। अब ये क्या है ये मैं आपको अभी बताती हूँ, ठीक। सो इन 2006 रिसेंट की बात है, 2006 प्रोफेसर शिन्या यामानाका जनरेट iPS cell from mouse fibroblast and having started with 24 transcription factor known to be important in the early embryo, he and his research team whittled that down to 4 key transcription factor SOX2, OCT4, KLF4 and CMYC, and found that fibroblast differentiated into inner cell mass like cell, ठीक है। तो 2006 में यामानाका प्रोफेसर यामानाका जी ने बहुत बड़ी डिस्कवरी करी, उनकी और उनकी टीम ने, ठीक है। वो क्या कर रहे थे, एक माउस के फाइब्रोब्लास्ट सेल में वर्क कर रहे थे, ठीक है, उसके साथ ये काम कर रहे थे।
तो उसको ये क्या कर रहे थे, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये देखो जैसे माना ये फिब्रोब्लास्ट सेल है, ठीक है, ये फिब्रोब्लास्ट सेल है, यानी ये अपना फेट गेन कर चुकी है, ये डिफरेंशिएटेड फॉर्म में आ चुकी है, ये अब कोई स्टेम सेल नहीं रही है, ठीक है, ये फिब्रोब्लास्ट क्या नहीं रही है, कोई स्टेम सेल नहीं रही है, क्योंकि स्टेम सेल क्या होती है, जो नए सेल्स को अपने से आगे के लीनिएजेस को बनाती है, लेकिन ये अपने आगे के लीनिएजेस को नहीं बनाती, ये क्या हो गई, फाइनल फेट अपना गेन कर चुकी है। तो उन्होंने क्या किया, इस फिब्रोब्लास्ट सेल में पहले तो उन्होंने 24 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर पे काम किया, फिर उनको 4 की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिले, SOX2, OCT4, KLF4, CMYC। इन 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अगर हमने इसके डीएनए के अंदर अगर हमने इसमें जीन में इसे एक्सप्रेस करा लिया, इन 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को, ठीक है, तो जो ये फिब्रोब्लास्ट सेल है ना, तो ये ICM बन जा रहा है। ICM यानी इनर सेल मास। इनर सेल मास क्यों, क्योंकि ये प्लूरिपोटेंट बन जा रहा है, ठीक है, प्लूरिपोटेंसी, जो कि पूरे प्लूरिपोटेंसी का मतलब मैंने आपको भी बताया था कि जो कि क्या बना रहा है, पूरा ऑर्गन डेवलप कर रहा है, पूरा एम्ब्रायो बना रहा है, राइट। तो जब इन चारों को इन्होंने एक्सप्रेस कराया ना, तो ये पूरे एम्ब्रायो का इसने डेवलप करा, यानी इसीलिए इसको बोला है इंड्यूस्ड, यानी इंड्यूस कराया गया है प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल। इसको वापस से क्या बना दिया है, स्टेम सेल बना दिया है। और कौन सा स्टेम सेल बना दिया है, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बना दिया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। और ये बहुत ही अच्छी डिस्कवरी थी, क्योंकि अब जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि कभी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कितनी दिक्कत आती है, कभी हार्ट, किसी को हार्ट चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, तो वो मिलता नहीं है इजीली। तो अगर ये टेक्निक काम आए तो हम क्या बना सकते हैं, अगर ये ICM बन रहा है तो ये क्या बना सकता है, सारे ऑर्गन्स बना सकता है। इस ICM से हम क्या बना सकते हैं, हार्ट भी बना सकते हैं, किडनी, जो भी ऑर्गन है वो पूरा ऑर्गन हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी, ठीक है। अभी फर्दर इस पे काम हो रहा होगा, बट ये उस टाइम पे मतलब ये काफी अच्छा ब्रेक थ्रू था। हमें 4 इंपॉर्टेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मिले थे, जो कि एक नॉर्मल सेल को क्या बना सकते थे, प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल बना सकते हैं, ठीक है। दे आर समटाइम रिफर टू एज ऑस्कम। आप इसको शॉर्टकट में ना ऑस्कम करके याद कर सकते हो। O से क्या हो गया, OCT4, S से SOX2, K से KLF4 एंड M से CMYC। ओके, ये इस तरीके से आप इसे लर्न कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द यामानाका फैक्टर, इनको हमने क्या बोल दिया, फिर क्या नाम दे दिया, यामानाका फैक्टर है। अगर यामानाका फैक्टर पूछा जाए तो कौन होता है, तो ये ऑस्कम होते हैं, ठीक है। Yamanaka factor are a group of protein transcription factors that play a vital role in the creation of induced pluripotent stem cells, cells that have ability to become any cell of the body, right? Pluripotent stem cell का मतलब क्या होगा, जो कोई भी सेल बन सकती है हमारी बॉडी की, ठीक है, एक्सेप्ट ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट के अलावा ये पूरा सेल बन सकता है, पूरा ऑर्गन बन सकता है। सो उसे हम क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल, क्योंकि हमने इंड्यूस कराया है किसी भी सेल में, ठीक है। So the factor are highly expressed in embryonic stem cells and their overexpression can induce pluripotency in human somatic cells, ठीक है। So जो ये फैक्टर है ना, ये एम्ब्रायनिक स्टेम सेल में बहुत ज्यादा एक्सप्रेस होते थे। एम्ब्रायनिक स्टेम सेल मैंने आपको इससे पहले बताया था, ठीक है। एंड देयर ओवर एक्सप्रेशन कैन इंड्यूस द प्लूरिपोटेंसी इन ह्यूमन सोमैटिक सेल्स। तो इनका ओवर एक्सप्रेशन कहाँ करा दिया, सोमैटिक सेल्स में करा दिया, यानी ऐसी सेल्स जो कि अब स्टेम सेल नहीं रही, उनमें हमने इनका एक्सप्रेशन करा दिया, और इन्होंने उन सेल्स में क्या कर दिया, प्लूरिपोटेंसी को वापस से गेन कर लिया, राइट। So in 2012, Yamanaka with John Gurdon awarded the Nobel Prize for Physiology or Medicine for the discovery that mature cells can be converted into stem cells. तो इनको इस डिस्कवरी के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला है 2012 में, ठीक है। और ये क्या डिस्कवरी है कि किसी भी मैच्योर सेल को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टेम सेल्स में, राइट। यहाँ पे एक फिगर दे रखा है, फिगर के थ्रू समझाती हूँ। ये फिगर मैंने गिलबर्ट से लिया है, मैं आपको गिलबर्ट से ही पढ़ा रही हूँ पूरा डेवलपमेंट बायोलॉजी। ये देखो कल्चर प्लेट है, राइट, ये कल्चर प्लेट है, ये माउस के फिब्रोब्लास्ट सेल थे, ठीक है, जो कि आप कोई डिवीजन नहीं करेंगे, कोई स्टेम सेल नहीं रहेंगे। इनमें इन्होंने क्या कर दिया, ये 4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्सप्रेस करवा दिया, ठीक है। वायरल इन्फेक्शन टू मिस एक्सप्रेस मास्टर रेगुलेटरी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, यामानाका फैक्टर। यामानाका वायरल के इन्फेक्शन से, वायरस के थ्रू हमने क्या कर दिया, इन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो ये यामानाका फैक्टर है, SOX2, ऑस्कम जो हम कह रहे हैं, इनको इन सेल्स में मिस एक्सप्रेस करा दिया, ठीक है। उसके बाद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को हम लाए और इनको सेलेक्ट किया, ठीक है। और उसमें क्या हो गया, सेलेक्ट किया हमने सेल्स को,
और फिर हमने क्या देखा, इन कल्चर में क्या हो गया था, इंड्यूस प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स बन गए थे। अब इन सेल से हम कोई भी सेल बना सकते थे, एंडोडर्म लीनिएज भी बना सकते थे, एक्टोडर्म लीनिएज भी बना सकते थे और मेसोडर्म लीनिएज भी बना सकते थे, यानी कोई भी ऑर्गन, कोई भी बॉडी का कोई भी सेल हम इन सेल से बना सकते थे। ठीक है, सो गाइस हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी क्वेश्चंस भी करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द देवराड़ी पाठशाला।